हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के हर एक चैप्टर को अच्छे से समझाया और उसको फिनिश किया है। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री यानी इतिहास को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है वह एक बड़ा चैप्टर है। उसको अगर एक वीडियो में फिनिश किया जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे का भी वीडियो बन सकता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पार्ट वाइज बांट के छोटे छोटे चंक्स में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से उसको समझते हुए अप्लाई भी करेंगे ताकि हमको एग्जाम में बेनिफिट हो। क्लियर? तो आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास कहते किसको हैं। तो जब भी इतिहास की बात हो तो हम लोग रिलेट क्या करते हैं, पास्ट से रिलेट करते हैं। यानी पास्ट में यानी जो भी समय बीत गया है वहाँ पे कोई भी घटना घटित हुई है और उस घटना के घटित होने के हमारे पास कोई साक्ष्य हैं या प्रूफ मौजूद हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्ट्री के कैटेगरी में डाल देते हैं। क्लियर? जनरली इतिहास को, अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए तो 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। तो जब भी आप हिस्ट्री की बात की जाए तो आप एनसीईआरटी बुक को जब उठाएंगे तो क्लास 6 में चर्चा क्या किया गया है, क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया गया है यानी प्राचीन इतिहास के। नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 7th में चर्चा की गई है मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और वहीं क्लास 8 में जो चर्चा की गई है वह की गई है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 6 में जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा की गई है उसके आज हम फर्स्ट चैप्टर को समझते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम जो दिया गया है आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कब, कहां और कैसे। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि कोई भी सभ्यता अगर स्टार्ट हुई तो कौन सी सभ्यता थी, कब स्टार्ट हुई, कहां स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई। मतलब इतिहास के इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द हम लोग समझेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वह इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द आपका समेटा गया है कि कोई भी चीज़ अगर है तो क्या है, और अगर स्टार्ट हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। क्लियर? तो चलिए जो नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। अगर लोगों के रहने की बात की जाए कि सबसे पहले लोग कहाँ रह रहे हैं, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है और ऑप्शन में कुछ भी दे आप लोग टिक क्या करेंगे, तो नर्मदा नदी के तट पे लोग लाखों वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब क्या होता है? संग्रह करना। मान लीजिए भोजन संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो क्या थे? जो प्राचीन में लोग थे वो क्या उनको कहा जाता था? कुशल संग्राहक भी कहा जाता था। क्लियर? आगे है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। क्योंकि प्राचीन में आप जानते हैं कि लोग अधिकतर जंगलों में ही निवास किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगर शिकार करने की बात आ जाए तो वहाँ जानवर भी उनको प्राप्त हो जाते थे। अगर अनाज की बात की जाए तो वहाँ उनको लैंड प्राप्त हो जाता था जहाँ पे वे खेती कर सके। अगर फल फूल की बात की जाए तो वहाँ पौधे थे तो वहाँ फल फूल भी उनको मिल जाते थे। तो लोग अधिकतर कहाँ पे रहा करते थे? जंगलों में रहा करते थे। और जब कोई भी व्यक्ति जंगलों में ही रहेगा, जंगल में ही निवास करेगा, तो वहाँ इर्द गिर्द क्या है, कैसे है, उसको तो समझेगा ही। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि जो आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे। आगे क्या है? अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जंगल में बहुत सारे ऐसे फल फूल उगते हैं या खुद ब खुद
उग जाते हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं भोजन के रूप में, तो उनके कुछ पौधों के जड़ों को भी खाया जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो लोग थे उन्हीं जंगलों से खाने के लिए जड़ हो, फल हो या अन्य उत्पाद हो, उनको क्या करते थे, संग्रह करके रखा करते थे। संग्रह इसलिए किया करते थे कि उनके मन में यह था कि मान लीजिए आज हम यहाँ हैं तो आज तो हमको खाने को मिल जा रहा है, लेकिन अगर बाई चांस हम कहीं और पे जाएं, कहीं और जाकर बस जाएं, तो क्या वहां मिलेगा खाने को या नहीं मिलेगा। इसलिए वे जनरली करते क्या थे, संग्रह किया करते थे, इकट्ठा करके रखते थे अपने भविष्य को देखते हुए। क्लियर। आगे है, यहीं से संग्रह किया करते थे तथा जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। मैंने आपको बताया कि प्राचीन में लोग किस चीज पे डिपेंडेंट रहते थे अपने भोजन के लिए, फल फूल हो गया, अगर अनाज उत्पादन जब होने लगा तो अनाज पे भी थे, और नहीं तो शिकार करते थे। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि जानवरों का क्या करते थे, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, उनको मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। क्लियर। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के इर्द गिर्द के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कब 8000 वर्ष पूर्व क्या किया गया, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना स्टार्ट किया। याद रखेंगे कौन सा, सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना स्टार्ट किया। कहां पे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के इर्द गिर्द। क्लियरली। आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास का है, उसका एग्जाम में मतलब डेट नहीं के बराबर पूछा जाता है, या जनरली कहें तो पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि आप डेट वेरी कर जाता है। कुछ बुक में कुछ लिखा होगा, कुछ अन्य बुक में कुछ लिखा होगा। तो यहाँ से आप लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहां तक बात की जाए, वहां पे डेट एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछा जाता है। आप लोग डेट पूछा कब जाएगा, तो अधिकतर तो मॉडर्न से पूछा जाता है और रेयरली आपको मेडाइवल से भी पूछ दिया जाता है, लेकिन एंशिएंट से लगभग नहीं के बराबर ही आपका डेट पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे जो है, आगे है इन्होंने भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। किसको किसको, भेड़ बकरी हो गया और गाय बैल जैसे पशु हो गए, उनको पालतू भी बनाना स्टार्ट किया। आगे है जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य एक पहाड़ी है जो कि मध्य भारत में है। आप लोग भारत का नक्शा देखेंगे तो कहां पे है, मध्य भारत में है। और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ी है, वहां पे क्या था, विंध्य के उत्तर में जो एरिया स्थित था, वहां पे सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि जो सबसे पहले चावल उपजाया गया वह कहां उपजाया गया। ऑप्शन में आपको दे देगा विंध्य के उत्तर, और 3 अन्य ऑप्शन भी दे देंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यह पॉइंट्स है, आप बुक पढ़ेंगे तो ऐसे क्लियरली पॉइंट्स वाइज नहीं दिया हुआ है। आप बुक को पढ़ के समझने में आपको बहुत परेशानी होगी। मैंने बहुत मेहनत के बाद, इसको बहुत परिश्रम के बाद आपके लिए यह पॉइंट्स बनाए हैं और अलग करके रखा है। तो आप लोग इसको नोट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी एक भी पॉइंट्स छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां से मुझे लगेगा कि यहां क्वेश्चन बनने की संभावना है, हर एक पॉइंट्स को मैं डील करूंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर मेरा सेशन आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि आप एनसीईआरटी बुक को नहीं छुएंगे, फिर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आई होप आपका यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या चर्चा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके चैप्टर में दिया गया है वह है सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। आपके चैप्टर में क्या नेक्स्ट पॉइंट है, सहायक नदी के बारे में कहा गया है। सहायक नदी किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सहायक नदी उसे कहा जाता है जो अपने से एक बड़े नदी में जाकर क्या हो जाता है, मिल जाती हैं या समाहित हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें, सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो गई, सोन हो गई। तो उसी प्रकार यहां बताया गया है कि अपने से बड़े नदी में जाकर जो नदी मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। हम लोग यहाँ
जो भी बात करेंगे अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जब नगर बसना प्रारंभ हुआ, नगर बसने लगे, तो सबसे आरंभिक नगर कहाँ पे बसा? तो सिंधु नदी के इर्द गिर्द, सिंधु नदी के किनारे बसे। क्लियर? आप लोग यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जब आरंभिक नगर बसने लगे तो सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे थे? तो आप लोग जवाब क्या देंगे? सिंधु नदी। आपके मन में सवाल उठेगा कि जो आरंभिक नगर बस रहे थे वह जनरली नदियों के किनारे ही क्यों बसते थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पानी की उपलब्धता के कारण जो आरंभिक नगर थे वह नदियों के किनारे बसते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जो गंगा नदी था तो गंगा नदी के किनारे हो गया, और क्या कहा गया है? गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर बसना प्रारंभ हुआ वह कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है नगर गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में सोन नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन में उसको क्या नाम से जाना जाता था? उसको मगध नाम से जाना जाता था। और मगध का आधुनिक नाम अगर आप तो बिहार को मगध कहा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला तथा लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। पहले लोग क्या करते थे? पहले तो फोन नहीं था कि फोन किए और हालचाल ले लिए, मैसेज किए। पहले क्या करना पड़ता था? किसी के अगर आपको हालचाल लेना है, किसी के बारे में जानना है तो वहां आपको खुद जाना पड़ता था। तो जो यह आवागमन होता था तो इस आवागमन से क्या हुआ? लोगों को एक दूसरे की संस्कृति के बारे में पता चला। वहां जाकर यह पता चला कि अच्छा इस काम के लिए हमारे यहाँ यह नियम है, लेकिन वही काम के लिए इस जगह पे किसी दूसरे नियम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? जब आवागमन हुआ, हमारे घर कोई आए, हम किसी और के घर गए, तो क्या हुआ? हमारे सांस्कृतिक जो भेदभाव थे उनके बारे में पता चला, एक दूसरे के संस्कृति के बारे में पता चला तथा एक दूसरे के बारे में दूसरे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। और उसी से क्या हुआ? हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया, मतलब उसको बड़ा किया गया। क्लियर? आई होप यहाँ पे जो पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चैप्टर में चर्चा की गई है वह है देश के नाम। तो यहाँ बताया क्या गया है कि हमारे देश के कितने नाम हैं, कितने जनरली कितने नामों का प्रयोग किया जाता है और ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंडिया का प्रयोग करते हैं या भारत का प्रयोग करते हैं? जनरली या बहुतायत मात्रा में इसी का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिया नाम कहाँ से आया और भारत नाम कहाँ से आया। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है वह कहाँ से निकला है? वह इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? तो वह अर्थ है सिंधु। क्लियर? आगे है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व कौन आए थे? ईरानी और यूनानी आए थे। उन्होंने सिंधु को क्या कहा? तो उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। क्लियर? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस किसने कहा, या सिंधु शब्द जो है वह उसको हिंदोस या इंदोस किसने कहा? तो आपका जवाब क्या होगा? तो ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। ईरानियों को इंग्लिश में ईरानी ही कहा जाता है और यूनानियों को ग्रीक्स कहा जाता है। क्लियर? आगे है और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो सिंधु नदी था उसके पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसी को क्या कहा था? इंडिया कहा था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया नाम किसने दिया? तो उसका जवाब भी आपका क्या होगा? ईरानियों और यूनानियों ने दिया था। क्लियर? आगे है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम है वह किसके लिए प्रयोग होता था? तो वह प्रयोग होता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग होता था।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। जो यह समूह था जिसको भारत कहा जाता था, उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और यह क्या है? लगभग 3500 वर्ष पुरानी वेद है। क्लियर? आगे है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और बाद में आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इस जो भारत शब्द था जो समूह के लिए उपयोग किया जाता था, उसका उपयोग अब देश के लिए किया जाने लगा। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स है आपका क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे की जो कहानी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हुए चलेंगे जिससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ भी जाइएगा। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।